एवोपरेशन के बाद जो दूसरा फैक्टर होता है जिस पर एवोपरेशन निर्भर करता है नेचर ऑफ लिक्विड के बाद, तो वो होता है टेम्परेचर। यानी कि लिक्विड जो है उसका एवोपरेशन टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो टेम्परेचर पर कैसे कैसे निर्भर करता है? तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ेगा। लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल का जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाए तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पार्टिकल तेजी से चलने लगेगा तो उसके एवोपरेट होने का चांसेस बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, उसके एवोपरेट होने का चांसेस भी बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो बताओ तो एवोपरेशन भी ज्यादा होगा या फिर कम होगा? डेफिनेटली ज्यादा होगा। क्लियर है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एवोपरेशन भी उतना ज्यादा होगा। यानी कि एवोपरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा तो एवोपरेशन जो होता है वो भी उतना ज्यादा होता है। एवोपरेशन कब ज्यादा? जब टेम्परेचर ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा तो बताओ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। कि मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जैसे ज्यादा होगा कि काइनेटिक एनर्जी, क्या मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या तुम लोगों को? अगर मिल रही है आवाज तो वाई मैसेज करो। सबों को आवाज मिल रही है। अगर किसी के साइड नहीं जा रहा है आवाज तो उसके साइड से कुछ फॉल्ट होगा। ओके, सबको शायद आवाज मिल रही है। सर सारे लोग वाई मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसमें देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि एवोपरेशन तब ज्यादा होगा जब काइनेटिक टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर सिंपली एवोपरेशन का रफ्तार बढ़ जाता है या फिर घट जाता है? बढ़ जाता है। ऐसे भी तुम लोग घर में पानी उनी खौला के देख लेना कि जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना तेजी से एवोपरेट होगा, है ना? अभी ठंडे के दिनों में कपड़ा मुश्किल से सूखता है। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, दरअसल होता क्या है ना कि लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एवोपरेट होने का चांसेस भी ज्यादा होगा। तुम सोच के देखो कि कोई भी लिक्विड है, जैसे एक गिलास पानी है, उसको हम लोग क्या किए, हम लोग एक पतले से परात में डाल दिए। ये एक गिलास पानी है, उसको हम लोग एक छोटा सा थाली में हम लोग वही एक गिलास पानी रख दिए। ये एक गिलास पानी हम लोग इसी में रख दिए, ये एक गिलास पानी। और वही एक गिलास पानी हम लोग ग्लास में रखें प्रॉपरली, वही एक गिलास पानी हम लोग ग्लास में रखें। बताओ तो वही ग्लास का पानी जो है अपने आप एवोपरेट हो रहा है, तो अपने आप एवोपरेट किस में जल्दी जल्दी होगा, इसमें या फिर ग्लास में? तुम सोच के बताओ। डेफिनेटली थाली में ज्यादा तेजी से तुम्हारा एवोपरेट होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है, जैसा कि तुम लोग देख भी पा रहे हो, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स को एवोपरेट होने का जगह भी ज्यादा मिलेगा। तो एवोपरेशन जो है किसमें ज्यादा होगा? थाली में ज्यादा होगा। यानी कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है ना, सरफेस एरिया ज्यादा होने पर एवोपरेशन भी ज्यादा होगा। क्लियर है? जितना ज्यादा लिक्विड का सरफेस एरिया होगा एवोपरेशन जो है भी उतना ज्यादा होगा या फिर उतना कम होगा? उतना ज्यादा होगा। मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा तो एवोपरेशन का चांसेस जो होता है वो भी उतना ज्यादा होते चले जाता है या फिर उतना कम होते चले जाता है? उतना ज्यादा होते चले जाता है। सरफेस एरिया ज्यादा तो एवोपरेशन का चांसेस भी ज्यादा। क्लियर है? जितना ज्यादा सरफेस एरिया एवोपरेशन जो होता है वो भी उतना ज्यादा। उसके बाद है ब्लोइंग द करंट ऑफ एयर अक्रॉस द सरफेस ऑफ लिक्विड। blowing the current of air across the surface of liquid, across the surface of liquid। तुम ही सोच के देखो कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर तुम पंखा चला दोगे तो पंखा चला देने पर बताओ तो लिक्विड जो होगा वो तेजी से एवोपरेट होगा या फिर मुश्किल से एवोपरेट होगा? जितना तेज पंखा तुम चलाओगे
लिक्विड जो होगा उतना तेजी से एवोपरेट होगा या फिर उतना मुश्किल से एवोपरेट होगा? उतना तेजी से। तो जैसे कि यहाँ पर दो थाली हम यहाँ पर लगा दिए और तुमसे पूछेंगे किसमें लिक्विड जो है तेजी से एवोपरेट होगा। पहले वाले थाली के क्रॉस जो है हम लोग क्या कर दिए, एक पंखा चला दिए इस तरह से। ये जो है इस तरह से मान लो पंखा जो है टेबल फैन घूम रहा है, तो इधर से हवा जा रहा है, इधर से हवा जा रहा है। इसमें नो फैन, इसमें फैन लगाएं कि नहीं लगाएं बताओ? नहीं है फैन। तो जैसे ब्लो ऑफ एयर अक्रॉस द सरफेस ऑफ, ब्लो ऑफ एयर अक्रॉस द सरफेस ऑफ लिक्विड बढ़ेगा, तो बताओ तो एवोपरेशन ज्यादा होगा या फिर एवोपरेशन कम होगा? उतना ज्यादा एवोपरेशन होगा। समझ में आई बात कि एवोपरेशन कब ज्यादा होगा? तुम ही बताओ कि जितना ज्यादा ब्लो होगा एयर का अक्रॉस द सरफेस ऑफ लिक्विड उतना ज्यादा होते जाएगा एवोपरेशन। जैसे हम तुमसे पूछें कि एवेपोरेशन का रफ्तार वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लो ऑफ एयर ओवर द सरफेस। ये तो हम जो भी चीज तुमको पढ़ाए हैं ये तो कॉमन आजकल के लाइफ में होने वाला जानकारी है। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि हम लोग के जिंदगी में ये नॉर्मल वे में होता है कि क्या क्या हम बताएं कि एवोपरेशन का रफ्तार किन किन बातों पर निर्भर करता है बताओ। पहला लिखा है नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड के नेचर पर कैसे, कि जितना ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा उसका एवोपरेशन उतना ज्यादा। दूसरा हम लिखवाएं टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी एवोपरेशन ज्यादा होगा। तीसरा हम बताएं सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो भी एवोपरेशन उतना ज्यादा। और चौथा जो है ब्लो ऑफ करेंट ऑफ एयर अक्रॉस द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के अक्रॉस तुम्हारा एयर का ब्लो जितना ज्यादा होगा तो भी तुम्हारा क्या चीज होगा बताओ? समझ ही रहे हो कि एवोपरेशन जो है वो उतना ज्यादा होगा या फिर उतना कम हो जाएगा? उतना ज्यादा होते चले जाएगा, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो। अब हम लोग देख रहे हैं अगला टॉपिक, और वो अगला टॉपिक है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, हेडिंग देके, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं इन चीजों को, लेकिन फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि क्या होता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कि एक मोल किसी भी लिक्विड को वेपराइज करने के लिए जितना हीट का जरूरत पड़ेगा उसी हीट को हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं बताओ? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कि क्या लिखोगे यहाँ पर तुम लोग बताओ? द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required, the amount of heat required to vaporize, the amount of heat required to vaporize 1 mole of any liquid, the amount of heat required to vaporize 1 mole of any liquid into its vapor, the amount of heat required to vaporize 1 mole of any liquid into its vapor, the amount of heat required to vaporize 1 mole of any liquid into its vapor at the boiling point of liquid is called heat of vaporization, is called heat of vaporization, या फिर इसे ही हम लोग इंथैल्पी ऑफ, is called heat of vaporization या इंथैल्पी ऑफ vaporization, इंथैल्पी ऑफ vaporization ऑफ द लिक्विड। उसे ही हम लोग या तो हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल देते हैं या तो उसे ही हम लोग इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड भी बोल देते हैं। समझ में आई बात कि व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हम लोग बोलते हैं? क्लियर हुआ? हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है बताओ? कि हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सिंपली एक मोल कोई भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के दौरान
एक मोल किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के दौरान जितना हीट का लेना देना होता है, उसी हीट को हम लोग सिंपली हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी बोल देते हैं। हमको लगता है शायद तुम लोग समझ गए होंगे। क्लियर है कि क्या होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? इसे ही हम लोग हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में, देखो पानी पी लो, तुम लोग भी पी लो। ऐसा भी तो पहले ही पढ़े। जैसे H2O की बात करें, ये वाटर है लिक्विड। इस वाटर को लिक्विड से, एक मोल वाटर लिक्विड को एक मोल गैसियस वाटर में कन्वर्ट करने के दौरान जितना हीट का लेना देना होता है, उसे ही हम लोग हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। और हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू जो होता है वो कितने के बराबर होता है? +44.18 किलो जूल प्रति मोल। शायद तुम लोग को दिख गया होगा। हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है ये कितने के बराबर होता है बताओ? हीट ऑफ वेपराइजेशन बराबर +44.18 किलो जूल प्रति मोल, +44.18 किलो जूल प्रति मोल। ये जो है हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला है। क्लियर है? हीट ऑफ वेपराइजेशन हम लोग कैसे देखते हैं? कुछ इस तरह से देखते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन बराबर +44.18 किलो जूल प्रति मोल। amount of heat required to vaporize 1 mole of any liquid into vapor। तो एक चीज तो तुम यहाँ पर नोटिस किए कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये तुमको पॉजिटिव दिखा होगा। पॉजिटिव करने का मतलब कि प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, दिस इज एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज एक्चुअली इंडोथर्मिक प्रोसेस। हमको लगता है शायद तुम लोग सीख गए होगे कि ये जो वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है ये सब इंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है ये सब का सब इंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है ना? इंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब इन सारे प्रोसेस के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर हीट रिलीज होगा। इन सारे प्रोसेस के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट बात कि हीट ऑफ एवोपरेशन जो होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मतलब पार्टिकल और पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा वो भी उतना ज्यादा होगा या फिर उतना कम होगा, उतना ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा। क्लियर हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा या फिर कम होते चले जाएगा, ज्यादा होते चले जाएगा। क्लियर है? हीट ऑफ वेपराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? सोच के देखो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कब ज्यादा होगा? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा तब जब लिक्विड का वोलेटिलिटी कम होगा। वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड जो है वो ज्यादा होगा तब, या फिर वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड कम होगा तब? वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड जितना कम होगा। जैसे हम तुमसे पूछ लें यहीं पर, ये पेट्रोल है और ये वाटर है, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, ये पेट्रोल है और ये वाटर है। इन दोनों में अगर हम लोग पूछें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा, तो वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। पूछें कौन ज्यादा वोलेटाइल, तो पेट्रोल जो होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो तुमसे पूछेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका ज्यादा होगा भाई? तो तुमसे अगर हम पूछ लिए कि हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका ज्यादा होगा, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो वाटर का ज्यादा होता है। हमको लगता है शायद तुम लोग सीख गए होंगे। तो इसी को इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोल देते हैं, है ना? इसके बाद लिखो नीचे। वेरी गुड। इसके बाद लिखो वेपर प्रेशर। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़े थे, तो वही चीज हम लोग दोबारा से देख रहे हैं यहाँ पर। और वो क्या चीज देख रहे हैं बताओ? वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? तो इस बात को समझो। तो वेपर प्रेशर कहने का मतलब होता है कि दरअसल जब लिक्विड एवोपरेट होता है, जब लिक्विड एवोपरेट होता है तो लिक्विड से जैसे गैस बना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेपराइजेशन। तो ये जो वेपर बनता है ये वेपर भी दरअसल कंडेंस होने लगता है।
ये वेपर जो होता है, ऐसा नहीं है कि वेपर रेस्ट में रहता है, वेपर भी कंडेंस होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग ये प्रोसेस हम लोग बंद बर्तन में करें, बंद बर्तन कहने का मतलब क्लोज सिस्टम में, अगर हम लोग ये प्रक्रिया जो है क्लोज सिस्टम में अपनाएं, तो क्या देखते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम कि किसी कुछ समय अंतराल के बाद, रेट ऑफ वेपराइजेशन, rate of vaporization will becomes equals to rate of कंडेंसेशन, कि वेपराइजेशन का रफ्तार और कंडेंसेशन का रफ्तार सेम हो जाता है, नहीं, आफ्टर सर्टेन टाइम रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, कि वेपराइजेशन का रफ्तार और कंडेंसेशन का रफ्तार दोनों बराबर हो जाता है कि अलग अलग हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है। रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, रेट ऑफ कंडेंसेशन, कि वेपराइजेशन का रफ्तार और कंडेंसेशन का रफ्तार दोनों बराबर हो जाता है। और दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, समझे, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम का स्थिति बोलते हैं। इस इक्विलिब्रियम पर ये लिक्विड के वेपर के द्वारा उसी लिक्विड के सरफेस पर जितना प्रेशर लगाया जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। समझे बात को, क्या होता है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर कहने का मतलब, पहले तो दो शब्द हमेशा याद रखना, इनक्लोज्ड सिस्टम, इनक्लोज्ड सिस्टम एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेट ऑफ enclosed system at the state of equilibrium, comma, the pressure exerted, the pressure exerted on the surface of liquid, on the surface of liquid by its own vapor, by its own vapor is called, by its own vapor is called vapor pressure, is called vapor pressure of that particular लिक्विड। क्लियर है? क्या होता है वेपर प्रेशर? किसी भी लिक्विड के सरफेस पर उसके खुद के वेपर के द्वारा, किसी भी लिक्विड के सरफेस पर उसके खुद के वेपर के द्वारा जितना प्रेशर लग रहा होता है, उसी प्रेशर को हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। हमको लगता है सीख गए होंगे, कोई भी लिक्विड के सरफेस पर उसके खुद के वेपर के द्वारा जितना प्रेशर लगता है, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। सही है, लिख लिया? वेपर प्रेशर इन सारी बातों पर निर्भर करता है। वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो इन सारी बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, वही हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। नेचर ऑफ द लिक्विड, पहला किस चीज पर निर्भर करता है भाई साहब? नेचर ऑफ द लिक्विड, के लिक्विड का नेचर कैसा है, और वो भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वो क्या? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड, EALITY, वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड। अगर तुम लोग को याद हो कि लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, लिक्विड जो है वो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, जैसे कि वाटर है, पेट्रोल है, कौन ज्यादा वोलेटाइल है? पेट्रोल जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है। वाटर और पेट्रोल में विच वन इज मोर वोलेटाइल? तो पेट्रोल जो है चूंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो तुम क्या करोगे कि जैसे तुम वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड बढ़ाओगे, मतलब जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो ज्यादा वेपर बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बताओ तो वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड कब ज्यादा होगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स वो ज्यादा हो या फिर कम हो? ज्यादा, सॉरी, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम वोलेटाइल, और उतना कम जो होगा वो तुम्हारा वेपर प्रेशर भी होगा। जैसे कि हम लोग बात करें डाइथाइल ईथर, मान लो डाइथाइल ईथर है, दिखा, मान लो टेट्रा क्लोरोमीथेन है, ठीक है ना, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा
क्लोराइड जैसा तुम लोग देख रहे हो, इथाइल अल्कोहल है मान लो, इथाइल अल्कोहल है, वाटर है। तो डाइथाइल ईथर, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल चूज किया। डाइथाइल ईथर होता है C2H5O, C2H5, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, और वाटर का फॉर्मूला तुम लोग कभी नहीं सुने होंगे, थोड़ा टफ है, इसको याद करने की कोशिश करो, एक दिन में तो याद नहीं है कर पाओगे, H2O। ठीक है, अब देखोगे कि इन सबों में तुमसे अगर हम पूछें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है सबसे ज्यादा, तो भाई तुम बोलोगे वाटर मॉलिक्यूल में। वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल में, तो वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड कहाँ होगा ज्यादा? वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा बताओ? डाइथाइल ईथर जो होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, और जो ज्यादा वोलेटाइल होगा भाई साहब वेपर प्रेशर भी उसी का ज्यादा होगा। शायद लिख लिए होगे तुम लोग, जल्दी जल्दी लिखो। हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो वेपर प्रेशर में एक बात तो हम लिखवाएं नेचर ऑफ लिक्विड। अब जो है दूसरी बात हम लोग लिख रहे हैं टेम्परेचर। तो ये तो तुम भी जान रहे हो कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, तो सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने पर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा भाई साहब, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लिक्विड ज्यादा वेपर बनेगा, और लिक्विड जितना ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा या फिर कम होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है, वेपर प्रेशर जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बताओ? टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज्यादा होने पर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसे एवेपोरेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा या फिर उतना कम, उतना ज्यादा होते चले जाएगा। इज इट और नॉट? शायद समझ गए होगे। मान लो एक ग्राफ से हम लोग इन चीजों को, टेम्परेचर के वेरिएशन को हम लोग दिखाएं। अगर हम लोग ग्राफ से दिखाएं तो किसके किसके बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो हम लोग ग्राफ जो है वो प्लॉट कर रहे हैं किसके किसके बीच, तो भाई साहब हम लोग जो ये ग्राफ तुम लोग देख रहे हो, ये टेम्परेचर का और वेपर प्रेशर का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं भाई साहब? तो वेपर प्रेशर और ये जो है अपना टेम्परेचर, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच का ये ग्राफ। तो जैसे हम लोग डाइथाइल ईथर का ग्राफ प्लॉट करें, यदि हम लोग क्या चीज का ग्राफ प्लॉट करें बताओ? डाइथाइल ईथर का। दिखा, ये ग्राफ बड़ा ध्यान से प्लॉट करना, हम चार अलग अलग कलर्स में कर रहे हैं। ये रेड वाला जो है मान लो ये डाइथाइल ईथर का है, देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। दूसरा वाला जो ग्राफ तुम यहाँ पर देख रहे हो, कलर चेंज कर ले रहे हैं, ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है इसमें भी टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो ये CCl4 का है। तीसरा वाला ब्लू है, ब्लू जो है इथाइल अल्कोहल का है, इसमें भी तुम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और चौथा वाला जो है तुम्हारा पर्पल, ये है तुम्हारा वाटर का, और वाटर में भी तुम देख रहे होगे टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पर हम लोग सबों का कलर, एक नया कलर हम लोग चूज करते हैं, कौन सा ले लें भाई साहब? ये वाला लूं? हाँ ये ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, नहीं ये लेते हैं। तो देखो ये वाला जो कलर लिए हैं, इस वाले कलर से हम लोग लिख रहे हैं, ये है डाइथाइल ईथर का। तुम लोग भी लिख लेना, हमको लिखने में तकलीफ हो रहा है, डाइथाइल ईथर। दूसरा जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है वो है तुम्हारा इथाइल अल्कोहल का, और चौथा वाला ग्राफ जो है वाटर का। तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा इस साइड जैसे तुम लोग जा रहे हो, तो लिक्विड का वोलेटिलिटी भी ज्यादा होते जा रहा है, समझ में आ रहा है बात? इधर VOLATILITY,
और इधर जाने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। तुम लोग ध्यान से देखो, जैसे इन चारों में देखें, ये चार ग्राफ है ना, इन चारों ग्राफ में देखो ये वाटर के तरफ जैसे गए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इस साइड जैसे तुम गए तो उधर वोलेटाइल ज्यादा है, मतलब डाइथाइल ईथर ज्यादा वोलेटाइल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड उससे कम, और वगैरह वगैरह, जैसे तुम लोग देख पा रहे होगे। समझ रहे हो बात को, कि मतलब इस ग्राफ में जो ज्यादा वोलेटाइल है वो इस साइड है और जो कम वोलेटाइल है वो इस साइड है। मतलब तुम सोच के देखो, इस ग्राफ को अगर तुम अच्छे से सोचोगे तो तुमको दिखेगा कि सेम टेम्परेचर पर, जैसे ये पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लोग मान लें, इस टेम्परेचर पर कैसे लिखे रे, ये मान लो इस टेम्परेचर पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये कोई टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर देखो वाटर का वेपर प्रेशर सबसे कम है ना, इसी टेम्परेचर पे इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा डाइथाइल ईथर का, मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वही ना, सेम टेम्परेचर पर जिसका सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर, मतलब दैट वन इज मोर वोलेटाइल, है कि नहीं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वोलेटिलिटी का ये एक्यूरेट ग्राफ है, और ये ग्राफ इस चीज को भी दर्शा पा रहा है कि कौन इसमें ज्यादा वोलेटाइल है, कौन कम वोलेटाइल। अगला पॉइंट जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के पढ़ने के बारे में पढ़ने से पहले तुम लोग एक चीज और सीख लो कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर कहाँ गया रे, कलर कलर मिली होने रहे, ये था क्या, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे ही हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ऑफ 1 एटीएम, ये जो ग्राफ तुमको दिख रहा है दिस इज ग्राफ ऑफ 1 एटीएम, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये 1 एटीएम का ग्राफ है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 एटीएम। तो ये 1 एटीएम का ग्राफ है, क्लियर है। ये ग्राफ किस चीज का है बताओ, ये 1 एटीएम का ग्राफ है। इस 1 एटीएम के ग्राफ में तुम ध्यान से देखो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, जैसे डाइथाइल ईथर को ही देख रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हो इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर, इस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर, इस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, बॉइलिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर लिक्विड का। क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर, जैसे कि यहाँ पर देखो ये ग्राफ हम लोग डाइथाइल ईथर का है, दिखा, तो डाइथाइल ईथर यहाँ पर इस टेम्परेचर पर डाइथाइल ईथर का प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हुआ। ये अगर टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करें तो टेट्राक्लोरोमीथेन तुम हमको बता दो कि, थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से खींचते हैं, देखो डाइथाइल ईथर का ग्राफ जो है तुम ध्यान से देखो, इस टेम्परेचर पर डाइथाइल का, इसको T1 मान लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये है 4। तो इस टेम्परेचर पर ये जो देख रहे हो सेकेंड वाले का, दिस इज T2, ये फोर्थ वाले का जो दिख रहा है तुमको, दिस इज व्हाट, दिस इज T4, और ये नेक्स्ट वाला जो तुमको दिख रहा है दिस इज व्हाट, कैसे बनाए रहे, ये नेक्स्ट वाला जो तुमको दिख रहा है, ये जो तुम देख पा रहे हो दिस इज T5। एक मिनट, ये जो है दिस इज, इसको नीचे उतार रहे हैं, दिस इज व्हाट, T5। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, क्लियर।
T5 का लो, T4 ना, बक काहे गड़बड़ हो जा रहा। T4 ये क्या है? T1, T2, T3, T4 ये सब का सब जो है वो है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, जो कि अगला टॉपिक है। और इसी ग्राफ से हम लोग काम चला लिए। तो यहाँ लिखो हेडिंग देके बॉइलिंग पॉइंट, लिखे हेडिंग देके लिखो बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट जो है ये होता क्या? तो हर एक लिक्विड के लिए एक टेम्परेचर होता है। हर एक लिक्विड का अपना अपना टेम्परेचर होता है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे ही हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आज के डेट तक हम लोग क्या जानते थे कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो होता है खौलना शुरू कर देता है उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका खतकना शुरू हो गया तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलता है। ऐसा नहीं है कि दरअसल लिक्विड में उबाल तब आता है, जैसे तुम जानते हो कि कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कुछ रहा होगा। जैसे वाटर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं 0.2 एटीएम है। तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसी टेम्परेचर को दरअसल हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देयर इज ए सर्टेन टेम्परेचर फॉर ईच एंड एवरी लिक्विड। देयर इज ए सर्टेन there is a certain temperature for each and every liquid. There is a certain temperature for each and every liquid above which मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना? There is a certain temperature for each and every liquid above which the vapor pressure of the liquid above which the vapor pressure of the liquid will becomes equals to. There is a certain temperature for each and every liquid above which the vapor pressure of the liquid will becomes equals to the vapor pressure of the liquid will becomes equals to external atmospheric pressure. External atmospheric pressure is called boiling point. Is called boiling point of that particular is called boiling point of that particular liquid। मतलब उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसे ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर बताओ तो T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा कि T3 ज्यादा होगा कि T4? तुम बताओ। तो T4 जो है वो ज्यादा है। देख के भी लग रहा है टेम्परेचर इस साइड बढ़ रहा है तो साफे नजर आ रहा है कि T1 ज्यादा कि T2 ज्यादा कि T3 ज्यादा कि T4। यानी कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉरी जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ते जाएगा या फिर घटते चले जाएगा? बढ़ते चले जाएगा। समझ में आई बात? जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं कि सबसे पहली बात तो हम यहाँ लिखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड। समझे कि वो लिक्विड जिसका वोलेटाइल जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जो कम वोलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। है कि नहीं?
और जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एज फॉर एग्जांपल कि ये था C2H5 होल 2O, दिस इज डाइथाइल ईथर। इसी तरह हो सकता है तुम्हारा टेट्राक्लोरोमीथेन, जैसे कि तुम्हारा था इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जैसे वाटर था। इन चारों में अगर हम लोग बात करें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में अगर हम लोग बात करें तो तुम हमको बता दो इन चारों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा। तो इसमें है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के तरफ ज्यादा है। वाटर के तरफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो बताओ वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड उतना ज्यादा कि उतना कम? उतना कम। वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड उतना कम, और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड उतना ज्यादा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मतलब जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा। इस बात पर भी निर्भर करता है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है। मतलब जैसे कि तुम पानी है, तुम यहाँ पर तुम पानी उबाल रहे हो, तो यहाँ पर मान लो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, तो बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाओगे ना तो वहां पर पानी जो है 70 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर घट जाता है। यानी कि एज द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर above the surface of liquid increases, boiling point also increases and vice versa। वाइस वर्सा करने का क्या मतलब होता है बताओ? वाइस वर्सा करने का मतलब होता है कि उल्टा पुल्टा नहीं, कि यदि तुम्हारा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल, कट जाएगा तो तुरंत से आ जाना, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। हमको लगता है लिख लिया। और यही वजह होता है जिस वजह से तुम्हारा समुद्र के तल पर पानी ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करता है और पहाड़ों पर कम में टेम्परेचर पर बॉईल करने लगता है। 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, एवरेस्ट पे चोटी पर चले जाओगे तो वहां पर तो बॉइलिंग पॉइंट और भी घट जाएगा, है ना। जल्दी से वापस आओ तुरंत।